हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विजन मैगजीन का सितंबर मंथ का। तो टॉपिक ये है आपका इंडियन एंड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम को हम देखेंगे। और ये बेसिकली न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज हाल फिलहाल आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो हमारी फ्रेंच पार्लियामेंट है उन्होंने बेसिकली वोट किया है अपनी गवर्नमेंट को रिमूव करने का, और गवर्नमेंट के साथ साथ जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी रिमूव करने का। और क्योंकि रिमूवल प्रोसेस चल रहा है जिसके वजह से कंट्री में इंस्टेबिलिटी जो है बन गई है। तो हमारे लिए बस ये न्यूज़ में जानना था कि भाई हाँ कि फ्रेंच पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से इंस्टेबिलिटी बन गई है। बट क्या चीज़ है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, वो है कंपैरिजन कि इंडिया में किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है और वो किस तरीके से फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम से सिमिलर है या फिर डिफरेंस क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी देखेंगे। सिमिलैरिटी में सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो हमेशा इलेक्टेड फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ पे भी यही फॉलो किया जाता है, फ्रांस में भी यही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो मोनार्की वगैरह नहीं है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सेकेंड सिमिलैरिटी है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी उनके यहाँ भी लोअर हाउस है, अपर हाउस है। सिमिलरली हमारे यहाँ भी लोकसभा राज्यसभा आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे यहाँ जो बेसिकली जो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हमने फ्रांस से ही लिए हुए हैं, चाहे हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात कर सके। तो ये चीज़ें आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। बट क्या चीज़ है जो बेसिकली डिफरेंट है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम डिफरेंस देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल के ऊपर। यानी एक तरफ हमारे इंडिया है, दूसरा फ्रांस है। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक आपको देखने को मिलेगा। सिंगल एग्जीक्यूटिव है जो कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड करती हैं। और जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं वो लार्जली सेरेमोनियल फीचर होते हैं उनका। इट मीन्स वो सिर्फ एज अ मतलब आपको देखने को मिले कि उनके पास एज सच कोई पावर नहीं है। उनके बिहाफ में जो भी फंक्शंस वगैरह एग्जीक्यूट करने का काम प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक आपको देखने को मिलेगी। फ्रांस की बात करें तो सेमी प्रेसिडेंशियल होता है, यानी यहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मिलेगा। यानी एग्जीक्यूशन का काम सिर्फ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास ही नहीं होता, प्रेसिडेंट के पास भी होता है। बट हमारे यहाँ सिर्फ एग्जीक्यूशन जो कौन है, प्राइम मिनिस्टर ही करता है, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। जबकि फ्रांस में आपको देखने को मिलेगी दोनों के पास ही एग्जीक्यूटिव पावर देखने को मिलती है। सेकंड हम देखते हैं प्रोसीजर टू इलेक्ट प्रेसिडेंट। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जहाँ तक आपको याद होगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन इन द सेंस कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए हमारी जो आम जनता है वो आके वोट नहीं करती है, बल्कि हमने जो जिनको रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजा है वो ही अपना एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और फिर वहाँ पे उस तरीके से वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सीक्रेट बैलेट को फॉलो किया जाता है। वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू, यानी कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एज का होगा वो यहाँ पे वोट कर सकता है। हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज आपको देखने को मिलेगी जब हम एमएलए का इलेक्शन करवाते हैं या फिर एमपीज़ का इलेक्शन करते हैं, तब हमारे यहाँ पूरी की पूरी जो 18 साल से ऊपर की जो जनता है वो वोट करती है। ठीक है, बट हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जबकि फ्रांस में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं चूजिंग या रिमूविंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है लोकसभा के थ्रू। जैसा कि हम जानते हैं जब कोई भी पार्टी जिसके पास बहुत ज़्यादा वोट होते हैं तो उन्हीं पार्टी के हर एक मेंबर को हमने चुना है, बट वो पार्टी अपने में से किसी एक मेंबर को, यानी लोकसभा के अंदर में से किसी एक मेंबर को वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपना लीडर चुन लेती है। फिर उस लीडर को कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यानी प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन कहाँ से हो रहा है, लोकसभा से हो रहा है। एंड ये माना जाता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसको कहीं ना कहीं रिटेन करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के सभी मेंबर ने मिलके उसको चुना है तो उसके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इन केस अगर मान लो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो उस केस में प्रेसिडेंट को उनको रिमूव बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर को
अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी प्रॉपर प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि लोगों में से कोई चुन के आ रहा है, नहीं, प्रेसिडेंट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग मतलब जो मिनिस्टर्स हैं उन लोगों ने अपने में से किसी एक लीडर को चुना। अब प्रेसिडेंट के पास ये है कि उसको चुनना ही पड़ेगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। अब उनका यहाँ पे अपना कोई रोल नहीं होता कि मुझे अपनी मर्जी से किसी प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करना है, नहीं। जबकि फ्रांस में ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट किसी को भी अपना प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर सकते हैं, और जो भी प्राइम मिनिस्टर बेसिकली वहाँ पे चूज़ होगा उसको असेंबली में कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस की, वो है फेडरल डिज़ाइन। इंडिया की अगर हम बात करें तो हम क्वाजी फेडरल है, नहीं पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि फेडरल स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, जबकि फेडरल प्लस यूनिटी का मॉडल हम यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी दिस इज़ अ ब्लेंड है फेडरल और यूनिटी फीचर्स का, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा हर एक सेंटर में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सेंटर के पास ही हैं। फेडरल इन द सेंस कुछ पावर हमने स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को भी दे रखी है ताकि वो भी फंक्शंस कर सके। फ्रांस की बात करें तो पूरी तरीके से यूनिटरी है, यानी कि सेंटर पावर्स यानी सेंट्रलाइज अथॉरिटी देखने को मिलेगी, यानी जो मेन सेंटर में गवर्नमेंट है उनके पास पूरी अथॉरिटी है, एंड लोकल गवर्नमेंट एज अ सेंट्रल के एजेंट की तरह काम करते हैं। सोचो, जबकि हमारे यहाँ क्या है, लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत और म्यूनसिपालिटी का अपना अपना एक कह सकते हैं राइट है उनके पास, अपने हिसाब से वो डेमोक्रेसी को लीड करते हैं। बट कि फ्रांस में ऐसा नहीं है, वो लोकल गवर्नमेंट एज अ सेंट्रल के एजेंट्स की तरह काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रोच टू सेक्युलरिज्म, यानी सेक्युलरिज्म जो हम बात करते हैं कैसे धर्मनिरपेक्ष एक कंट्री है, तो वही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा पॉजिटिव अप्रोच को यूज़ करता है। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब है कि स्टेट जो है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, वो हमेशा न्यूट्रलिटी बना के रखती है। यानी कि वो सेंटर मतलब हमारे जो सरकार है वो ज़्यादा अब किसी भी धर्म को ऐसा नहीं कि फेवर करेगी कि भाई अगर सेंटर में अगर मान लो मुस्लिम कोई लीडर है तो मुस्लिम को ही फेवर कर रहा है, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन को फेवर कर रहा है, ऐसा नहीं। हम हर एक धर्म को इक्वालिटी की तरह देखते हैं। बट हाँ, एक चीज़ ये भी है कि स्टेट जो है वैसे तो इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी धर्म को प्रचार करने में या फिर उनको आगे बढ़ाने में या कुछ करने में। कम्प्लीटली हम जो है बेसिकली अलग रहते हैं। बट स्टेट जो इंटरवीन कर सकता है अगर उसको लगता है कि कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है, कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजन में कुछ गलत हो रहा है, वहाँ पे कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है, उस केस में स्टेट इंटरवीन कर सकता है। फॉर एग्जांपल पास्ट में देखने को मिला था अनटचेबिलिटी चीज़ें, जैसे हिंदुज़म कास्टिज़म में बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित थी, तो उस अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए, अबॉलिश करने के लिए स्टेट ने इंटरवीन किया था। तो जब जब ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं तो स्टेट डेफिनेटली इंटरफेयर करता है, अदरवाइज वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। फ्रांस की बात करें तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन होगा रिलीजन और स्टेट का, यानी स्टेट यानी जो गवर्नमेंट है रिलीजन में बिल्कुल एंटर नहीं कर सकती, और रिलीजन भी जो है स्टेट में बिल्कुल एंटर नहीं कर सकता। तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल बैन ऑन कॉन्स्पिशियस सिंबल्स, ये इन्होंने कर रखा है कि कुछ भी ऐसा सिंबल्स वगैरह आप कैरी नहीं कर सकते हो जिससे पता चले कि आप कौन सा रिलीजन के हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। सबसे पहला बोला गया है कि इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक विद अ सिंगल एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्रांस फॉलो करता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद अ डुअल एग्जीक्यूटिव, यस ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड है, इंडिया में प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो न ये गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट होता है, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जो एग्जीक्यूशन का काम संभालते हैं। फ्रांस की बात करते हैं, बोला जा रहा है इन फ्रांस बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड, तो अगेन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। क्यों? बिकॉज फ्रांस में देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू, बट प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो अपॉइंटेड होता है प्रेसिडेंट के थ्रू, यानी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी स्टेटमेंट 3 और 4 गलत हो जाएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ओनली 2। सेकेंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द सिलेक्शन रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया एंड फ्रांस, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। पहला, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, यस ये करेक्ट है। फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ नेशनल असेंबली, तो यस ये भी करेक्ट है।
इन बोथ द सिस्टम यानी इंडिया फ्रांस की बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है कि इंडिया में तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो अगेन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? बिकॉज इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया जाता है लोकसभा की मेजॉरिटी से, यानी लोकसभा में मेजॉरिटी जिस पर्सन को वोट दिया जाएगा वो एज अ प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। वहीं अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में भी प्राइम मिनिस्टर जो होता है बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी दोनों ही केसेस में डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 1 and 2 ओनली। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अंडर द इंडियन सिस्टम प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू। पहला डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यूनिवर्सल सफरेज, तो गलत है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, येस, बाय इलेक्टोरल कॉलेज येस, बट यूजिंग अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो गलत हो जाएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, येस, इलेक्टोरल कॉलेज को यूज़ किया जाता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, तो येस, ये करेक्ट है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है पार्लियामेंट अलोन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय इलेक्टोरल कॉलेज यूजिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का है। बोला जा रहा है कि फ्रांस इज कंसिडर अ यूनिटरी स्टेट डिस्पाइट हैविंग अ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब यूनिटरी स्टेट इन द सेंस कि सारी पावर सेंटर के पास होती है, बजाय इसके कि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है। तो रीज़न इसका ये बोला जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट जो होती है फ्रांस में फंक्शन करती है प्राइमरली एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट की तरह ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, यानी जो सेंटर में जो पावर है वो कहीं ना कहीं लोकल एरियाज़ में जो गवर्नमेंट्स फॉर्म की गई है वहाँ पे एज अ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उनको देती है, बट वो जो लोकल गवर्नमेंट है किसके एडवाइस में या फिर किसका किसके अंडर काम करता है, काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स को बनाया तो है, बट पावर पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है इन फ्रांस में। तो येस, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आंसर आपका ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, मैच द फॉलोइंग करना है आपको सेकुलरिज्म का विद रिस्पेक्टिव कंट्री। तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म हमने देखा था कि जहाँ पे स्टेट न्यूट्रलिटी बना के रखता है विद एबिलिटी टू इंटरवीन टू रिफॉर्म रिलीजन। ठीक है, वैसे तो न्यूट्रलिटी बना के रखता है, बट अगर लगे कि कुछ रिफॉर्म लाने हैं तो इंटरवीन करता है, तो ए का हो जाएगा 2। लाइसिटी यानी फ्रांस का है, जहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट देखने को मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए का 2 और बी का 1। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। तो ये बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्योंकि ये न्यूज़ बहुत छोटी थी तो मैं सोच रही थी एक दो न्यूज़ और कवर कर लेते हैं आज। तो नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन। विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो उसको अडॉप्ट किया गया है 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 28 नंबर की, वहाँ पे इस डिक्लेरेशन को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है। अब हम बात करते हैं इस डिक्लेरेशन में बेसिकली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच आएगा कि गवर्नमेंट का मेन अप्रोच ये है इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में कि हमें भाई सिविल सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना है, यानी डिजिटल कॉम्पिटेंसीज लानी पड़ेगी, डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क रखना पड़ेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं जितनी भी आप देखने को मिलेगा सिविल सर्विसेज है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिसिंग हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब तक आप डिजिटलाइजेशन को नहीं लेके आओगे, जब तक आप डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क नहीं करके आओगे, आपका एडमिनिस्ट्रेशन उतना स्मूथली नहीं चल पाएगा। और जितनी अच्छी सर्विसेज आप अपने सिटीजन्स को देंगे उतना ज़्यादा वो कहीं ना कहीं मतलब ईजिली जो है काम वहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिविल सर्विसेज के अंदर डिजिटलाइज चीज़ें करो, अपने फ्रेमवर्क को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाओ ताकि आम जनता तक वो सर्विसेज पहुँच सके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेन प्रपोजल्स क्या थे इस डिक्लेरेशन में, यानी कैसे भी फ़ायदा पहुंचाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल विजन जो है इस डिक्लेरेशन का क्या है कि इंक्लूसिव गवर्नेंस होना चाहिए। ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होना चाहिए। ठीक है, गवर्नेंस में मेन फोकस है इंक्लूसिव होना चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक, यानी हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो सिटीजन सेंट्रिक हो, यानी लोगों तक वो पहुंच सके। ठीक है, इतना इजी होना चाहिए कि लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच सके, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कोई भी करप्शन ना हो बीच में। हर एक ईच एंड एवरी प्रोसेस जब गुजरेगा उस पर्टिकुलर उससे, तो वो ट्रांसपेरेंटली लोगों को दिखना चाहिए। अच्छा मैंने ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, अभी इस एजेंसी के पास, अब यहाँ चले गया वहाँ चले गया, तो मतलब ऐसा नहीं हो कि डिले हो जाए इतना ज़्यादा कि लोग परेशानी हो जाए। ठीक है, तो ये विजन एकदम आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस यानी अब ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है। पहले तो हम क्या करते थे, पेन एंड पेपर के थ्रू चीज़ें फॉर्मलाइज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट अब क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी आ गई तो उसको अडॉप्ट भी करना पड़ेगा। तो अडॉप्शन कौन कौन से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात की जा रही है, चाहे वो AI हो, मशीन लर्निंग हो, ब्लॉकचेन को आप अडॉप्ट कर सकते हो, GIS है, IoT है, डाटा एनालिटिक्स है। तो इन सब टेक्नोलॉजीज़ को अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेके आओगे तो कितना स्मूथ हो जाएगा, आप खुद इस सब समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ठीक है, तो इससे ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि आप डिलीवर कर पाओगे मल्टीलिंगुअल, ठीक है। आप मतलब आप देखो AI का यूज़ करके बहुत ईजी, जैसे आपने इंग्लिश में कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन है, आप उसको बोल दो AI को कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी चाहिए, आप तेलुगु में भी कर लो, इसको पंजाबी में कर लो, हिंदी में कर लो, या फिर मैथिली में कर लो। मतलब आप अब मल्टीलिंगुअल तरीके से उसको डिलीवर कर पाएंगे। और वो लोकल एरियाज़ जहाँ पे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोला जाता है, उन्हें मान लो हिंदी नहीं समझ में आती, इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो आप उनकी भाषा में आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाओगे। तो बहुत ही अच्छा कह सकते हैं ये अडॉप्शन है टेक्नोलॉजी का, कि मल्टीलिंगुअल हो रहा है, रियल टाइम पे आप इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे, सेक्टर स्पेसिफिक सेंट्रल सिटीजन सर्विसेज यहाँ पे दे पाओगे। यानी एक पर्टिकुलर सेक्टर में क्या क्या डिमांड है, कैसे कैसे सर्विसेज उनको चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको ध्यान में रख के यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट अडॉप्शन यहाँ पे हो पाएगा। यानी एथिक्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है कि कोई भी यहाँ पे करप्शन ना हो। अब हम तो जानते हैं सरकार ऑन पेपर तो कोशिश यही करती है कि हम एथिकल ट्रांसपेरेंट अडॉप्शन करें, बट इन रियलिटी क्या ही होता है वो सब हम जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी को लेके आई है, ठीक है। डिजी यात्रा बहुत फेमस है, ठीक है। नदरेस V2 ये भी है। तो अगेन आपको ये एग्जांपल आप एज अ कोट कर सकते हो मेंस पेपर के लिए भी, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ सक्सेसफुल मॉडल। क्या कुछ चीज़ें सक्सेसफुल हुई हैं, बिकॉज हर एक सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा, हर एक स्टेट में बेसिकली अपने ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स निकाले हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल ही हुए हैं। तो इसलिए हमें फोकस करना है नेशन वाइड स्केलिंग के ऊपर, क्योंकि अगर मुझे ये प्रोग्राम विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन के थ्रू मुझे डिजिटलाइज करना है तो मैं फोकस करूँ कि नेशन वाइड स्केलिंग हो इसकी। तो उसके लिए कुछ ऐसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल है तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने संपदा 2.0 चालू किया था, जो काफ़ी ज़्यादा अगेन सक्सेसफुल हुआ था। बेंगलुरु के अंदर खाता है। महाराष्ट्र के अंदर उन्हें रोहिणी ग्राम पंचायत को लेके आए थे। इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो NHAI है, उन्होंने बेसिकली कौन सा लाए थे, डैम्स, दैट इज़ ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम। यानी अगर आपको बेसिकली मॉनिटरिंग करना है तो आप ड्रोन्स का यूज़ करो, ठीक है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी को अगर आप इंकलकेट करोगे तो उससे फ़ायदा जो है सरकार का भी होने वाला है और जनता का तो होगा ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रास रूट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए सरकार किस तरीके से काम कर रही है, तो अगर हम बात करें ग्रास रूट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, तो हमने जोग्राफिकल ओवर आउटरीच की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो हम उन एरियाज़ में भी जा पाएंगे जहाँ पे कनेक्टिविटी चैलेंजेस हैं, ठीक है। स्पेशली आपका जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जो भी अभी इतने अच्छे से मेन स्ट्रीम से कनेक्टेड नहीं है, अभी भी वहाँ पे जाने के लिए उतने अच्छे बेसिकली ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। लद्दाख वाला एरिया जो कि कोल्ड डेजर्ट है अपने आप में ही। तो ऐसे जो जोग्राफिकल जहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, हम अपने AI को या फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी सर्विसेज वहाँ तक भी लेके जा सकते हैं ईज़िली, ठीक है। और ये सब चीज़ें की भी गई हैं अंडर दी NESDA फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। तो ये भी याद रखना है ठीक है, NESDA फ्रेमवर्क यूटिलाइजेशन हुआ है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि नेशन वाइड हमने एक्सपेंड किया है सक्सेसफुल पंचायत डिजिटल मॉडल्स को, ठीक है। तो इसका भी एक्सपेंशन हुआ है। हमने लॉन्च किया है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जो स्पेसिफिकली टारगेट करता है वुमेन एंड यूथ को, बिकॉज अगर आप वुमेन और यूथ को जितना ज़्यादा डिजिटल चीज़ों के लिए लिटरेसी प्रोवाइड करोगे, यानी उनको बताओगे कि ये कैसे कैसे वर्क करता है, क्योंकि देखो एक घर में जो महिला होती है अगर वो डिजिटल लिटरेसी की तरफ बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को भी उसकी तरफ लेके जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वुमेन और यूथ को टारगेट करो और उनको समझाओ कि कैसा है क्या है, ताकि वो उन सर्विसेज को फिर अच्छे से ले पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। तो इसमें बेसिकली फोकस किया जा रहा है ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर पे।
साथ ही साथ पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, और एआई इनेबल्ड मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अगेन बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हम टेक्नोलॉजी को यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम बात करें प्रायोरिटी सेक्टर्स की, यानी किस सेक्टर में हमें ये सब चीज़ें ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी, एआई इनेबल्ड मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, तो जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस वाले सेक्टर हो गए, सिटीजन सेंट्रिक सिटीजन सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहाँ पे हम इन चीज़ों को, इन साइबर सिक्योरिटी और रेजिलियंस को ला सकते हैं, सो दैट लोगों की कुछ आजकल जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, चाहे आप डिफेंस में ले लो, ट्रांसपोर्ट में ले लो, हर एक बंदा परेशान है, तो उन सब चीज़ों से हम उनको बचा सकते हैं थ्रू दीज प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी में हम देखेंगे किस तरीके से काम करेगा। नेशनल एग्रीकल्चर स्टैक हमने पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं काम करता है फॉर बेटर एक्सेस टू क्रेडिट, यानी जो क्रेडिट है, लोन वगैरह जो है हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जितने भी एडवर्सरीज है, मार्केट्स है, जिनको भी एक्सेस चाहिए उन क्रेडिट का, वो वहाँ पे इजीली हम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, किसकी, गवर्नमेंट की और इंडस्ट्री की, बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पे आइडिया देगी, इंडस्ट्री उस आइडिया को एग्जीक्यूट करेगी और वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सिटीजन्स तक पहुँच पाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री आपस में कोलैबोरेट करें और एक स्केलेबल डिजिटल सोल्यूशंस निकालें। और उन कोलैबोरेशन में आप देखने को मिलेगा कि एक रीजनल हब डेवलपमेंट है, जो कि कहाँ आपको देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल विशाखापट्टनम एज आईटी और इनोवेशन हब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री। तो एक रीजनल हब यहाँ पे बन चुका है डेवलपमेंट का, एंड इस तरीके से जो आम जनता है उनको भी फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे एक और न्यूज़ थी जो कि शायद इसके अंदर आई नहीं है, वो है कि राइट नाउ आपको देखने को मिलेगा अल्बानिया में, ठीक है, एक वर्ल्ड का फर्स्ट एआई मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, याद रखना, एआई मिनिस्टर, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अल्बानिया के अंदर वर्ल्ड का पहला एआई मिनिस्टर है, एंड इसका नाम बेसिकली क्या है, डेला, ठीक है। ये एआई जनरेटेड बॉट है, जो बेसिकली काम क्या है इसका, मैनेज करना, ठीक है। किस चीज़ को मैनेज करना, गवर्नमेंट के जो भी टेंडर्स होते हैं, ठीक है, सरकार के जो भी प्रोजेक्ट्स है, उन सारे पब्लिक टेंडर्स को ये मैनेज करती है। एंड इसका एम यही है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लेके आए, करप्शन को बेसिकली हम ख़त्म कर सके। बिकॉज राइट नाउ हमारे इंडिया में क्या होता है, जब भी कोई सरकार का मान लो प्रोजेक्ट है, कि सरकार को मान लो यहाँ पे कोई रोड बिछवानी है, या फिर एयरपोर्ट बनाना है, या फिर कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो वो टेंडर इशू करती है। और जो भी जिसका भी प्रपोजल काफ़ी अच्छा लगता है सरकार को कि कम पैसों में बन रहा है, उसको वो टेंडर दे देती है। बट अगर हम बात करें इस पूरे प्रोसेस में, तो करप्शन बहुत हो गए। बहुत सारे इंसान यही चाहते हैं कि भाई मेरे किसी जान पहचान के लोग को टेंडर वेंडर मिल जाए। बट इस सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बहुत अच्छा है, एक एग्जांपल अल्बानिया ने सेट करा है, जिससे बाकी कंट्रीज भी यूज़ कर सकती है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में करप्शन ना हो। इसलिए एआई को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो। और एआई तो क्या है, मशीन लर्निंग की तरह का, मशीन लर्निंग है एक तरीके से, तो वो एक तरह से अनबायस तरीके से यहाँ पे डिसीजन लेगी, और जो भी उसको सुटेबल लगेगा कि हाँ भाई इसको टेंडर देना चाहिए, उसको वो टेंडर दे देगी, ठीक है। तो ये अगेन न्यूज़ काफ़ी छोटी सी थी, बट आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, अगर आप कहीं पे भी सिविल सर्विस को कैसे रिफॉर्म करना चाहिए, तो इसमें विशाखापट्टनम का डिक्लेरेशन का आप जिक्र कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, सो दैट आपको ओवरऑल ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विद रेफरेंस टू द विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्फेसाइज करता है नेशनल विजन ऑफ इंक्लूसिव, सिटीजन सेंट्रिक एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, तो यस ये करेक्ट है। द डिक्लेरेशन प्रमोट करता है यूज़ ऑफ एआई, मशीन लर्निंग, जीआईएस, आईओटी एंड ब्लॉकचेन इन डिलीवरिंग द मल्टीलिंगुअल एंड सेक्टर स्पेसिफिक सर्विसेज, तो यस ये भी हमने पढ़ा था, सही है। इट कॉल्स फॉर अडॉप्शन ऑफ NESDA फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन द रीजन्स लाइक द नॉर्थ ईस्ट एंड लद्दाख, यस ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, इट डिस्करेजेस रेप्लिकेशन ऑफ सक्सेसफुल ई गवर्नेंस मॉडल अक्रॉस द इंडियन स्टेट, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि डिस्करेज नहीं करती है, एंकरेज करती है कि अगर किसी भी इंडियन स्टेट में किसी भी स्टेट ने कोई भी सक्सेसफुल मॉडल को लेके आई है ई गवर्नेंस के लिए, तो उस मॉडल को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 1, 2 एंड 3 सही है, 4 आपका गलत है। तो करेक्ट पूछा गया है, तो ओनली 3 आपका ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर करना फॉलोइंग इनिशिएटिव मेंशन अंडर द विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन। पहला है ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम, क्या ये डेवलप किया NHAI ने, तो यस ये करेक्ट है।
रोहिणी ग्राम पंचायत मॉडल क्या ओरिजिनेट हुआ था कर्नाटका से? तो अगेन ये फैक्चुअल रॉन्ग है, बिकॉज ये कर्नाटका में नहीं है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में इसको शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया भाषणी एक एग्जाम्पल है मल्टीलिंगुअल रियल टाइम सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव का। तो यस, भाषणी मतलब भाषा से आप कनेक्ट कर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। संपदा 2.0 एक मॉडल है मध्य प्रदेश ने जो अडॉप्ट किया था, तो ये भी करेक्ट है। तो यानी आपका ऑप्शन 1, 3 एंड 4 करेक्ट है, सेकंड गलत है। तो यहाँ पे आप काट सकते हैं, सेकंड को यहाँ पे काट सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये ऑप्शन दोनों सिमिलर हो गए हैं, तो आप देख लेना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन आइडेंटिफाई करता है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी एज अ प्रायोरिटी एरिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स के अंदर है? एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी, रेजिलियंस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस या फिर ग्रास रूट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन इन रीजन का। असर्शन बोल रहा है विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन प्रमोट करता है ग्रास रूट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यस, ये चीज़ सही है। रीज़न क्या है इसका? बिकॉज इट रिकमेंड नेशन वाइड एक्सपेंशन ऑफ पंचायत डिजिटल मॉडल्स एंड लॉन्चिंग डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड द यूथ। ठीक है, यानी कि अगर हम पंचायत में डिजिटल मॉडल्स को एक्सपेंड करेंगे और ऐसी डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम लाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम ग्रास रूट तक जाके इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिफ्थ क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग आपको करना है। नेशनल एग्रीकल्चर स्टैक, इसका मेन काम क्या था? इम्प्रूव करना एक्सेस टू क्रेडिट एडवर्सरीज इन द मार्केट। डिजिटल इंडिया भाषणी, भाषणी मतलब भाषा, लैंग्वेज, तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा सेक्टोरल डिजिटल सर्विसेज थ्रू मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म। साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस की बात करें तो यहाँ पे हमने पढ़ा था जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी है। फोर्थ है रेप्लिकेशन ऑफ सक्सेसफुल मॉडल, कौन से थे? स्केलिंग करना सक्सेसफुल डिजिटल मॉडल है ए खाता संपदा 2.0। तो ए का आपका 4 हो जाएगा, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 1 है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ जो मैं शुरू करने जा रही हूँ वो है आपका नेक्स्ट न्यूज़ है इमिग्रेशन फॉरनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025, जो कि अगेन बहुत छोटा है बट ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, उन्होंने बेसिकली नोटिफाई करा है कुछ इमिग्रेशन एंड फॉरनर एग्जेम्पशन ऑर्डर निकाले हैं 2025 का अंडर द किसके अंडर निकाला है? बेसिकली आपको देखने को मिलेगा इमिग्रेशन फॉरनर्स एक्ट। ठीक है, इमिग्रेशन एंड फॉरनर्स एक्ट 2025। ओके, तो इस एक्ट के थ्रू उन्होंने कुछ ऑर्डर पास किया है जहाँ पे बोला गया है कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी कि उन लोगों को पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वो कौन कौन से बेसिकली एग्जेम्पशन है वो हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं एग्जेम्पशन ऑफ पासपोर्ट वीज़ा फॉर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑन ड्यूटी, यानी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, मिलिट्री हो या फिर नेवी के कोई भी पर्सनल्स हो, तो वो ऑन ड्यूटी अगर हैं और इंडिया में वो आ रहे हैं, तो इंडिया में आने के लिए उनको कोई भी पासपोर्ट या वीज़ा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ऐसे सिटीज़न जो स्पेसिफिक बॉर्डर्स में रहते हैं, जैसे इंडियंस बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा नेपाली हो गए, भूटानीज़ हो गए, तो नेपाल और भूटान का तो हमारा आपको देखने को मिलेगा कि एक दूसरे कंट्री में हम आसानी से चले जाते हैं, कुछ वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर कोई इंडिविजुअल्स जो इन पर्टिकुलर बॉर्डर्स में रहते हैं वो इंडिया में आना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। बस उनके पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए कि हाँ कुछ लिखित में कुछ ऐसे फॉर्म मतलब वो होना चाहिए कि हाँ हम इंडिया में ऐसा कुछ आ रहे हैं, तो उसके बाद वो आ सकते हैं। उसके अलावा एग्जाम्पशन कर दिया गया तिब्बतन्स को भी। एंड बस ये है कि तिब्बतन्स के पास कुछ वैलिड रजिस्ट्रेशन या स्पेसिफिक परमिट होना चाहिए, और उस परमिट को दिखा के वो बॉर्डर में जो भी बॉर्डर एरिया में जो भी आपके पर्सनल्स वगैरह खड़े रहते हैं, जवान वगैरह, उनको भाई आप दिखा दो कि ये परमिट है हमारे पास, तो आप इजीली इंडिया में एंटर कर सकते हो, आपको कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। फिर है स्पेसिफिक रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो कुछ ऐसी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा हिंदू है, सिख है, भूटानीज़ है, हिंदू है, सिख है और बुद्धिस्ट है, जैन्स है, पारसीज और क्रिश्चियंस हैं। और किन एरिया से आ रहे हैं? अगर वो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, और कब कौन सी डेट को आपको देखने को मिलेगा?
तो एंट्री की कंडीशन ये है कि वो एंटर्ड की होनी चाहिए दिसंबर 31, 2024, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर डेट में अगर उन्होंने एंट्री किया है इंडिया में, ठीक है, इवन विद इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, भले उनके पास इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स हो फिर भी वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो कि हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसीज है, क्रिश्चियंस है, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से एंटर किए गए हैं दिसंबर 31, 2024 को या फिर उससे पहले जो भी है, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ ही क्यों ना एंटर किया, फिर भी उनको पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है जो भी रजिस्टर्ड श्रीलंकन तमिल नेशनल्स हैं, ठीक है, जो श्रीलंका में जो तमिल नेशनल्स हैं हु टुक शेल्टर बाय जनवरी 9, 2025, जनवरी 9, 2015 में उन्होंने शेल्टर ले लिया है इंडिया में, तो उनको, और वो रजिस्टर्ड है, याद रखना रजिस्टर्ड हैं, तो उनको पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो इन कैटेगरीज़ को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, बिकॉज कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली आ सकती है। इंडियन आर्म फोर्सेज हो गया, स्पेसिफिक बॉर्डर्स के हैं, चाहे वो तिब्बतन्स हो या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो या फिर श्रीलंकन तमिल नेशनल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया वीज़ा एग्जम्पशन ऑल्सो अप्लाई किया जाएगा किस किस केस में, अगर ऐसे फॉरनर्स जो होल्ड करते हैं डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट, मान लेते हैं रशिया से मान लेते हैं कोई डिप्लोमेटिक है या फिर कोई भी ऑफिशियल है जो इंडिया की विज़िट पे आ रहा है, तो अगर क्योंकि वो अपने ऑफिशियल चीज़ों के लिए आ रहे हैं और उनके पास कुछ ना कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो हो गए, वो सब दिखा के वो जो है यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। उनके लिए कोई भी पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फॉरनर्स जो डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट कैरी कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना जो भी ऑफिशियल पासपोर्ट है वगैरह दिखा लेंगे। नेक्स्ट है दोज एलिजिबल फॉर वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कुछ ऐसे इंडिविजुअल होंगे जिनको बोला जाएगा कि भाई आपको पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले इंडिया में आ जाओ, इंडिया में आने के बाद आपको वहाँ पे जो है बेसिकली वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। वीज़ा ऑन अराइवल मतलब अराइव होने के बाद आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले आप नहीं लोगे। नेक्स्ट है सर्टेन फॉरेन मिलिट्री के पर्सनल हो जाएंगे जो विजिट पे है नेवल वॉरशिप, यानी मान लेते हैं इंडिया जब दूसरी कंट्री के साथ मान लो कोई नेवल एक्सरसाइज करती है, कुछ करती है, तो उस केस में जो भी फॉरेन मिलिट्री के पर्सनल है वो इंडिया में आते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे केस में उनको भी यहाँ पे कुछ जो है वीज़ा वगैरह लेने की, पासपोर्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है आप अपने ऑफिशियल वर्क के लिए आ रहे हो, ठीक है। तो अगेन ये न्यूज़ काफ़ी शॉर्ट है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे कैसे क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इमिग्रेशन फॉरनर्स एग्जम्पशन ऑर्डर 2025। पहला बोला गया है कि इंडियन आर्म फोर्सेज ऑन ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है पासपोर्ट वीज़ा रिक्वायरमेंट से, तो येस। तिब्बतन माइग्रेंट्स विद वैलिड रजिस्ट्रेशन है, उनके पास स्पेशल परमिट है, वो भी एलिजिबल एग्जम्पशन के लिए, तो यस ये सही है। श्रीलंकन तमिल नेशनल हु टुक शेल्टर बिफोर जनवरी 9, 2015, तो अगेन इस डेट पे आपको फोकस करना है कि हो सकता है एग्जामिनर इस डेट को भी चेंज कर दे, बट राइट नाउ डेट सही है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है द ऑर्डर प्रोवाइडेड एग्जाम्पशन ओनली टू इंडियन नेशनल के लिए ही है, नॉट टू फॉरनर्स, तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कि ऐसे फॉरनर्स जो डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट पे हैं या फिर जो वीज़ा ऑन अराइवल एलिजिबल पर्सनल है या फिर सर्टेन फॉरेन मिलिट्री के जो पर्सनल है उनको भी एग्जाम्पशन दिया जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ इंडियन नेशनल को नहीं कवर किया जाता जबकि फॉरनर्स को भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। आपकी फर्स्ट 2, 3 सही है, करेक्ट पूछा गया है तो ओनली 3 ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है द ऑर्डर प्रोवाइडेड एग्जाम्पशन ऑफ पासपोर्ट वीज़ा रिक्वायरमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप के लिए, पहला इंडिया, नेपाली, भूटानी सिटीजन जो स्पेसिफिक बॉर्डर में है उनके लिए है, तो यस है। रिलीजियस माइनॉरिटी जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से एंटर कर रही है दिसंबर 31, 2024, तो यस इसके लिए भी है। फॉरेन मिलिट्री के पर्सनल जो विजिट कर रहे हैं नेवल वॉरशिप में तो उनके लिए भी एग्जेम्प्ट है। ऐसे पर्सन जो एलिजिबल है वीज़ा ऑन अराइवल तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है, तो चारों स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलीजियस कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान आर इंक्लूडेड अंडर द एग्जेम्प्टरी कैटेगरी इन द 2025 ऑर्डर, तो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, तो मुस्लिम नहीं है। जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन है, येस। ओनली हिंदू है, बुद्धिस्ट है, गलत हो जाएगा। ओनली सिख एंड पारसी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आउट ऑफ द 4 बी जो है सबसे ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन है, बट अगेन आपको देखना पड़ेगा इसमें आपका हिंदू और सिख भी इंक्लूडेड है, ठीक है, बट अगर ऑप्शंस की बात करें तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
एसर्शन एंड रीजन की बात करें तो एसर्शन बोला गया है कि सर्टेन फॉरेन नेशनल होल्डिंग डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वीज़ा रिक्वायरमेंट अंडर दी 2025 ऑर्डर। तो येस करेक्ट है। रीज़न क्या है? बिकॉज दीज एग्जाम्पशंस आर ग्रांटेड ओनली व्हेन एक्सप्लिसिटली वेव्ड अंडर द बायलैटरल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। ऑब्वियसली बात है, हमने जब हम किसी भी फॉरेन नेशनल को अपने कंट्री में बुला रहे हैं किसी काम के लिए, या वो आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हमने ऑब्वियसली उस कंट्री के साथ कुछ बायलैटरल या मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स कर रहे होंगे। उस एग्रीमेंट में हमने बोल दिया होगा कि हमारी कंट्री का कोई बंदा ऑफिशियल विजिट पे आएगा तो आप वहाँ पे उसको आने देना, आप ही कंट्री का जो होगा हमारे कंट्री में आएगा तो हम उसको आने देंगे। तो क्योंकि बायलैटरल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट वो पहले ही सरकार कर लेती है। तो येस ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मैच द फॉलोइंग करना है कैटेगरी ऑफ पर्सन विद द नेचर ऑफ द एग्जाम्पशन। तो यहाँ पे आप देखोगे रिलीजियस माइनॉरिटी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, से जो आ रही हैं, तो आपको यहाँ पे हाँ, तो आंसर आपका हो जाएगा इसका ए, एग्जाम्पशन इवन व्हेन द इनवैलिड डॉक्यूमेंट भले ही क्यों ना हो, बट एक कट ऑफ डेट से पहले अगर वो आ गए हैं, भले ही इनवैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आए हैं, बट फिर भी हम उनको एग्जाम्प्ट कर देंगे। श्रीलंका के तमिल नेशनल है, उनको एग्जाम्प्ट मिलेगा अगर उन्होंने शेल्टर ले लिया है 9 जनवरी 2015 से पहले। फॉरेन मिलिट्री के पर्सन जो नेवल शिप में है तो वीज़ा एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, अंडर स्पेसिफिक ऑपरेशनल विजिट पे हैं वो। तिब्बतन माइग्रेंट एग्जाम्प्ट है अगर उनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिक परमिट है। तो आंसर आपको देखोगे सिंपल ही है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करते हैं। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, छोटे थे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए। आई होप एमसीक्यू के थ्रू ये टॉपिक पूरे आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम का जो UPSC IQ टैब चैनल है वहाँ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।